खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मनीष। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता यानी कि आपकी भागीदारी से ही मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। वैसे तो इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आंकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है ज्यूरी की कसौटी से। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं आप। क्या लगता है जो टॉप 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें कितना मादा होता है मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? अनामिका, हम जो उम्मीदवार चुन रहे हैं, जो लोग चुन रहे हैं जी, वही लोग हैं जिनके अंदर वो ताकत होती है, क्षमता होती है, मादा होता है जी। कि वो किसी भी तंत्र को बदल सके। ऐसे तंत्र को जो सड़ चुका हो, ऐसे तंत्र को जिसमें व्यवस्था पंगु हो चुकी हो। अगर मादा नहीं होगा तो हमारे इस शो के लायक ही नहीं है। और एमएलए हो तो ऐसा जो हम कहते हैं वो एमएलए बनने के लायक नहीं है। हमारी जो कसौटियां हैं, जिन 11 कसौटियों पर कसकर हम किसी उम्मीदवार को परखते हैं जी, वो तमाम कसौटियाँ ऐसी हैं कि अगर उन पर किसी भी व्यक्ति को कसा जाए तो वो खरा उतरेगा, तभी टॉप 6 में पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंच सकता। चाहे वो राजनीतिक पद की बात हो, चाहे अनुभव की बात हो, चाहे क्षेत्र में रिहाइश करने की बात हो, कोई व्यक्ति, कोई नेता जो जनप्रतिनिधि बनना चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ मतदाताओं का जो तालमेल है, मतदाताओं का उनके पास आने जाने को जो रास्ता है वो बहुत सुगम हो, सहज उपलब्ध हो। और अगर आप क्षेत्र में रहते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ के जो मतदाता हैं वो आपको आसानी से पकड़ सकेंगे, उनकी बात को सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, कह सकेंगे। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र से लगाव भी होता है। यही वजह है कि हमने उन लोगों को प्राथमिकता दी है जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं। इसलिए हमने 5 अंक स्पेशलिस्ट बात के रखे हैं कि आपका रिहाइश कहाँ पर है। तो इस तरह जो 11 हमारे मापदंड हैं, और खासकर जो 11वां मापदंड है छवि और साख, उस कसौटी पर किसका कसना और कसे जाने के बाद उसका खरा उतरना अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति टॉप 6 में पहुंचते हैं वो वही लोग पहुंचते हैं जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जिनका व्यक्तित्व इतना होता है कि वो उस क्षेत्र की समस्याओं को समझ सके, उनको तार्किक ढंग से उनका निराकरण कर सके और लोगों को, व्यवस्था को बदल सके। तो मैं मानता हूँ कि टॉप 6 में वही पहुंचेंगे जो तंत्र को बदल सकते हैं। जी, बिल्कुल। इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इसी पारदर्शिता का नतीजा है। बहरहाल, दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहाँ तक पहुँचने की काबिलियत होगी। तो आइए एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में रुख करते हैं रतिया विधानसभा निर्वाचन हलके का। रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। इस बार हमारी टीम पहुंची रतिया विधानसभा निर्वाचन हलके में, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक विधानसभा हलका है।
ये सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2009 के मतगणना के अनुसार यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 1,54,085 है, जिसमें पुरुष मतदाता 82,320 हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 71,765 है। हरियाणा के अधिकांश विधानसभा हलकों की तरह ये हलका भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्या यहाँ पर अभी भी हावी है। यहाँ से वर्तमान विधायक कांग्रेस के जरनैल सिंह हैं। यहाँ से जरनैल सिंह विधायक हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जात, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। अनिल जी, रतिया का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, आप बताएं हमें। मनीष, जो जरनैल सिंह विधायक चुने गए वो 2011 में जब उपचुनाव हुआ उसके बाद वहाँ कांग्रेस के विधायक चुने गए। 2009 में जब चुनाव हुआ था, जो जनरल चुनाव था, उसमें ज्ञानचंद वहाँ से विधायक चुने गए थे जी, जिनका 2011 में निधन हो गया। इनेलो के विधायक थे। इनेलो ने उनकी पत्नी को टिकट दी। बिल्कुल घरेलू महिला थी, उनको राजनीति की एबीसी नहीं पता थी और यही वजह थी कि जो सहानुभूति की लहर उनको मिलनी चाहिए थी, सहानुभूति का लाभ जो मिलना चाहिए था, वो लाभ उनको कतई नहीं मिला। दूसरा, जरनैल सिंह को जिताने के लिए उपचुनाव है, तो जिसकी सरकार होती है वो उपचुनाव को ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रभावित कर सकता है। सीएम खुद वहाँ कई बार सीएम ने वहाँ खुद काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी फोकस किया, वहाँ बड़ी घोषणाएं की। और गोपाल कांडा जब गृह मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री थे, और सिरसा उनका क्षेत्र है, वो वहाँ के कमान उनके पास थी, वो खुद फोकस वहाँ करते रहे। हुड्डा के बड़े करीबी तब वो थे। जरनैल सिंह पहले एक बार इनेलो के विधायक रह चुके हैं, छवि अच्छी है, पकड़ साफ थी। यही वजह है कि पिछली बार 2011 में वो चुनाव जीत चुके। अगर ज्ञानचंद की पत्नी की जगह कोई और इनेलो का कैंडिडेट होता, क्योंकि वो जो सीट है वो परंपरागत तौर पे इनेलो को बहुत बड़ा वहाँ लाभ मिलता रहा है, इनेलो के गढ़ के तौर पे वो क्षेत्र देखे जाते हैं, लेकिन ज्ञानचंद की मृत्यु का उनकी पत्नी को कोई लाभ नहीं मिला। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ, अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है, वहाँ इनेलो और कांग्रेस दोनों को 50,000 से ऊपर वोट मिली है, तबकि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब थी। इसके बावजूद फतेहाबाद क्षेत्र में करीब 1800 वोट से महज कांग्रेस पीछे रही और अच्छी उपलब्धि कांग्रेस की वहाँ ये मानी जाती है। वहाँ जो विकास कार्य हुए हैं, विकास कार्य खूब हुए हैं, ठोके हुए हैं। 2011 में जो सीएम वादा करके गए थे, पैसा लगाने की बात करके गए थे, उसका लाभ उनको मिला है, उस क्षेत्र के लोगों को लाभ निश्चित तौर पर मिला है। पिछली बार भी जो हजका और भाजपा के कैंडिडेट से 2009 में दोनों 8,000 के आसपास रह के खत्म हो गए थे, उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। 2011 में दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया था, जिस बात को लेकर हजका भाजपा गठबंधन के लोग जो सवाल उठ रहे हैं, तो बार बार जो बात कही जाती है कि उपचुनाव में हजका ने अपनी सीट जीती और भाजपा ने जमानत जब्त कराई, वो रतिया सीट है। जहाँ से रतिया सीट से गठबंधन के जो उम्मीदवार थे, महावीर प्रसाद, 2009 में बीजेपी के उम्मीदवार वही थे और 2011 में उपचुनाव में भी उम्मीदवार वही थे, तब भी उनकी जमानत जब्त हो गई थी, 10,000 के आसपास वोट मिले थे। इस बार भी गठबंधन रहता है, तब भी स्थिति बहुत अच्छी लग नहीं रही कि हजका भाजपा की स्थिति बहुत बढ़िया रतिया में हो। लग ये रहा है कि जो मुकाबला होगा वो मुकाबला मुख्यतः कांग्रेस और इनेलो के बीच में हो सकता है। जीत हार किसकी होगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हालात अभी तक वही है कि इनेलो वर्सेस कांग्रेस, ये सीधा सीधा हो सकता है। कांग्रेस के कैंडिडेट जरनैल सिंह हो सकते हैं और इनेलो में दावेदारों की लाइन बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। देखने वाली बात होगी कि इनेलो की ओर से किसका नाम सामने आता है। खैर, थोड़ी और सियासी चर्चा अनिल जी आपके साथ जरूर करेंगे। कांग्रेस जो ये नित नए नीतियां लागू कर रही है, चाहे SYL से रिलेटेड हो या फिर HSGPC की बात करें हम, इन नीतियों के सहारे आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में क्या अपना आधार बनाए रख पाएगी कांग्रेस? देखिए अनामिका, जब चुनाव आते हैं तो जो सत्ता में पार्टी होती है, उस पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी और ये होती है, उसको जवाब देना होता है जनता का कि आप अब तक सरकार में थे, आपने क्या किया, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। मतदाता उसकी परफॉर्मेंस को रेट करता है, उसकी जो अब तक के क्रियाकलाप है, जो नीतियां हैं, जो विकास कार्य किए या नहीं किए, स्कैम घोटाले जो भी हुआ, उनके आधार पर जनता तय करती है कि मत किसको देना है। तो कांग्रेस सरकार के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर एक जवाबदेही है, उसको जनता की अदालत में जाकर जवाब देना है। और खासकर इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लगातार 2 बार से वो मुख्यमंत्री बने गए। ऐसा पहली बार हरियाणा के इतिहास में हुआ कि लगातार मुख्यमंत्री 2 बार वो बने, 10 साल इतना बड़ा टर्न और उनका रहा और लगातार कोई पार्टी रही। अदरवाइज तो लगभग सत्ता
बदलती रही है, एक बार उसके पास, दूसरी बार किसी के पास। जी। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जिम्मेदारी बहुत अधिक है। और चूंकि वो अंतर क्लास से इतने घिरे हुए हैं पार्टी के अंदर, तो इन फाइटिंग है। प्रदेश सिंह का तो लग रहा है वो छोड़ के चले जाएंगे, चल जाओ सारे लोग। जी इस वक्त लग ये रहा है कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा गिर गए हैं, जिनको चक्रव्यूह की काट भी ढूंढनी है और चक्रव्यूह से जीत के बाहर भी आना है। जी। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब पूरा सिनेरियो ये हो कि पूरी बंदूक आपके कंधे पे हो और आप ही को लड़ना है, ये नहीं कि पीछे इसको ट्रिगर दबाएगा और वो चलेगा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, मानसिक दबाव भी है, राजनीतिक दबाव भी है कि वो जीत कैसे हासिल करें। पार्टी में अंदर खाने विरोध उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है और इस वक्त जब कांग्रेस के प्रति सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं, आप देखिए महाराष्ट्र में राणे इस्तीफा देके चले गए, आसाम में विद्रोह हो गया और राहुल गांधी जो बहुत बड़ा नेतृत्व इनका था, सबसे बड़ा नेतृत्व था, उनके ऊपर सवाल खड़े हो गए। जब ये सब सवाल खड़े हो रहे हो तो निश्चित तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की कांग्रेस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। इस दबाव में जी कांग्रेस हर संभव वो कोशिश करेगी जिससे वोटों को खींचा जा सके। जी। चाहे 10 नवंबर की गोहाना रैली रही हो, चाहे दुनिया भर की उन्होंने घोषणाएं की, या उसके बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दौरे आप देख लीजिए, वो बड़े सघन दौरे कर रहे हैं, हर क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। और इस वक्त पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, डॉक्टर अशोक तंवर भी, इन दोनों की जो जोड़ी है वो हर विधानसभा क्षेत्र में जा रही है, चाहे एक बार मौका लगे चाहे 2 बार मौका लगे, और जहां जो संभव हो वो घोषणाएं कर रही है हर जगह जाकर। और ये एसजीपीसी की जो बात है, भले ही एसजीपीसी को लेकर एक बवाल खड़ा हो गया हो, खासकर अकाली दल की अगर हम पॉलिटिक्स देखें तो सारी पॉलिटिक्स उनके धर्म के इर्द घूमती है, सिख धर्म के आसपास घूमती है। और हरियाणा में सिखों के जो गुरुद्वारे हैं, 7 या 8 गुरुद्वारों पर एसजीपीसी का हक है, बाकी पे नहीं है। और हरियाणा के सिखों की बहुत पुरानी ये मांग रही है कि उनको गुरुद्वारे का प्रबंधन उनको मिल जाए। कांग्रेस ने ये पूरा करने की कोशिश की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा करने की कोशिश की है। भले ही ये लग रहा हो कि इससे सिखों में एक उबाल सा आ गया है, लेकिन वो उबाल पंजाब के सिखों में, खासकर जो अकाली दल से जुड़े हुए लोग हैं उन सिखों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सामान्य सिख जो हरियाणा का है वहाँ बहुत बड़ा बवाल दिख नहीं रहा। अगर बवाल होता तो सिख अब तक सड़क पर आगे होते। चट्टा की हम बात करें, चाहे किसी कांग्रेसी की बात करें, जो गैर कांग्रेसी हैं वो खुल के भी नहीं बोल रहे हैं। ये एसवाईएल का मुद्दा है, एसवाईएल का मुद्दा हर बार उछलता है। जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले एसवाईएल का मुद्दा जम के उछलता है। सरकार जब केंद्र में भी उसी पार्टी की हो, हरियाणा और पंजाब में उसी की पार्टी की हो, तब भी मुद्दा नहीं सुलझा। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वहाँ रही हो, चौटाला बंसीलाल की सरकार यहाँ थी, और पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की थी, तब भी नहीं सुलझा। और अमरिंदर सिंह, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के थे, यूपीए 1 सेंटर में थे, जहाँ हुड्डा की सरकार थी, उन्होंने तो प्रस्ताव ही पास कर दिया था अलग से विधानसभा में, तब भी कुछ नहीं हुआ। एसवाईएल का जो मुद्दा है वो सिर्फ चुनावी मुद्दा है, तब तक नहीं सुलझेगा। सुप्रीम कोर्ट दखल दे चुका, सब कुछ हो चुका, कितने कितने फैसले आ चुके, सुलझा नहीं है। जब तक नेताओं की नीयत साफ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। 95% जो नहर थी वो बन के तैयार है, सिर्फ 5% का हिस्सा रह चुका है। 1987 में बन के नहर तैयार हो गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें जो कांग्रेस कर रही है वो सारी वोट बटोरने के लिए है, और मुझे लगता है कि इनका वोट का फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन जो सेंटिमेंट्स हैं, आज जो लग रहा है हरियाणा में असेंबली लटकी हुई असेंबली लग रही है, किसी भी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी आती दिख नहीं रही है। लेकिन इन सब चीज़ों से इतना मैं ज़रूर मान के चलता हूँ कि कांग्रेस को भले ही इतना फ़ायदा ना हो कि सीटों में कुछ चमत्कारी ढंग से इजाफा हो जाए, पर हाँ कुछ ना कुछ फ़ायदा तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उठा सकती है। जी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापसी होगी।